उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट्स, स्टेट हाई कोर्ट्स। भारत में उच्च न्यायालयों की शुरुआत 1862 में भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा गठित कलकत्ता, बम्बई और मद्रास उच्च न्यायालयों से मानी जाती है। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान 3 प्रमुख रूप से प्रेसिडेंसी शहरों, महानगरों में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना की गई। देश में चौथे उच्च न्यायालय, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना 1866 में की गई। उसके बाद ब्रिटिश शासनकाल के दौरान ब्रिटिश भारत के जो गवर्नर्स के लगभग सभी प्रांतों में उच्च न्यायालयों का गठन किया गया, और जब भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया तो उच्च न्यायालय, जो प्रांतों के उच्च न्यायालय थे, उन्होंने राज्यों के उच्च न्यायालयों का स्थान ले लिया। भारत के संविधान के अनुच्छेद 214 से 231 भाग 6 में राज्यों के उच्च न्यायालयों के गठन के प्रावधान किया गया है और इसके विस्तार के साथ वर्णन किया गया है। भारत की राजधानी दिल्ली एक केंद्र शासित क्षेत्र है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। वर्तमान में कुल जो उच्च न्यायालयों की जो संख्या है वो 24 है। उसका जो क्षेत्राधिकार है उच्च न्यायालयों का, उनमें यूनियन टेरिटरी का क्षेत्र भी शामिल है, यानी भारत की संसद विधि के द्वारा उच्च न्यायालयों के क्षेत्राधिकार का निर्धारण करती है। भारत के संविधान में यह प्रावधान किया गया था कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा। यद्यपि 1956 के अधिनियम के द्वारा 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय के गठन करने का प्रावधान कर दिया गया है। भारत में उच्च न्यायालय का जो संगठन में एक मुख्य न्यायाधीश होता है तथा अन्य न्यायाधीश होते हैं। यद्यपि संविधान में किस राज्य में कितने न्यायाधीश होंगे इसका कोई विशिष्ट रूप से वर्णन नहीं किया गया है। यह राष्ट्रपति निर्धारित करता है कि किस राज्य में कितने न्यायाधीश होंगे। न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि राष्ट्रपति इस मामले में जो नियुक्ति करने से पूर्व एक कोलिजियम है उसकी सलाह करता है, जिसमें भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, जिस राज्य में अगर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करनी है तो सिर्फ राज्यपाल, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त 2 अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद राज्य में मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करता है। और अन्य न्यायाधीशों के मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, अन्य जो वरिष्ठ जज जिनसे परामर्श करना राष्ट्रपति आवश्यक समझे, उस राज्य के मुख्य न्यायाधीश, उस राज्य के राज्यपाल, और अगर यह 2 या 2 से अधिक राज्यों के उच्च न्यायालय संयुक्त उच्च न्यायालय है तो उन सभी राज्यों के राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीशों से राष्ट्रपति सलाह करता है उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति करने से पूर्व। 2014 में भारत के संविधान में 99वां संविधान संशोधन किया गया, जिसके द्वारा NJAC, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन नाम से एक स्वतंत्र न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए आयोग बनाने का फैसला किया गया, और इसके लिए भारत के संविधान में संशोधन किया गया, जिसमें कोलिजियम प्रथा के स्थान पर NJAC न्यायाधीशों की नियुक्ति करेगी। लेकिन 4th जजेस केस में 2015 में जो न्यायिक पुनरावलोकन करते हुए 99वें संविधान संशोधन अधिनियम को सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा रद्द कर दिया गया। यानी पुनरावलोकन में ये घोषित कर दिया गया कि इससे सर्वोच्च न्यायालय और अन्य न्यायालयों की जो स्वतंत्रता है वो प्रभावित होगी, इसलिए वर्तमान जो व्यवस्था है वो बनी रहेगी, और NJAC का जो एक्ट था, उसका जो संविधान संशोधन अधिनियम था, उसको समाप्त कर दिया गया, रद्द कर दिया गया। शपथ। उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश जिस राज्य में उसकी नियुक्ति की जाती है उस राज्य के राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करता है। वह शपथ ग्रहण करता है कि वह भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारतवर्ष की प्रभुसत्ता, अखंडता और अक्षुण्णता को कायम रखेगा, वह अपने पद के कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक पूरी योग्यता के साथ निर्वहन करने का प्रयास करेगा और बिना भय, अनुराग या द्वेष के भारत के न्याय करने का प्रयास करेगा और संविधान और विधि की मर्यादा को बनाए रखेगा। कार्यकाल। भारत में एक बार जिसकी न्यायाधीश के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति हो जाती है वह 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर कार्य करता है। इससे पूर्व वह राष्ट्रपति को संबोधित त्यागपत्र के द्वारा अपने पद को त्याग कर सकता है या महाभियोग के प्रस्ताव से उसको पद से हटाया जा सकता है। लेकिन महाभियोग का प्रस्ताव तभी उसके खिलाफ प्रस्तुत किया जा सकता है अगर उसके खिलाफ एक जांच कमेटी, जो न्यायाधीश जांच अधिनियम है उसके अनुसार एक जो जांच कमेटी है वो ये जांच करेगी और ये प्रमाणित करेगी कि न्यायाधीश के ऊपर जो आरोप लगाए गए हैं वो सत्य हैं। तब 100 या लोकसभा के सदस्य और 50 राज्यसभा के सदस्य दोनों में से कोई एक अगर मांग करें तो उस न्यायाधीश के खिलाफ जांच शुरुआत की जा सकती है, और इसके लिए वो सबसे पहले प्रार्थना पत्र सभापति या अध्यक्ष जो भी है
उसको एक प्रार्थना पत्र देंगे। अध्यक्ष उसको स्वीकार कर सकता है, अस्वीकार कर सकता है मांग को। उसके बाद एक जांच कमेटी गठित की जाएगी। जांच कमेटी उस मामले की जांच करेगी और वो अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। संसद उस रिपोर्ट के ऊपर विचार करेगी और महाभियोग का प्रस्ताव किसी भी एक ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। दोनों सदनों में अलग अलग प्रस्ताव पास किया जाएगा। एक सदन जिसमें उस मामले को आरोप लगाया गया है, वो उसकी जांच के उपरांत जो रिपोर्ट है उसके ऊपर विचार करेगा। अपने कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से एक सदन से जब प्रस्ताव पास हो जाएगा तो वो प्रस्ताव दूसरे सदन में जाएगा और दूसरा सदन उसी तरीके से उस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान कर देगा। तब उस न्यायाधीश को पद से विमुक्त करने के लिए पद से हटाने का राष्ट्रपति आदेश जारी करेगा। इस प्रकार किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जा सकता। ये सब इतना प्रोविज़न इसलिए किया गया ताकि न्यायाधीशों की न्यायपालिका की जो स्वतंत्रता को बनाए रखा जा सके और उसमें जो कार्यपालिका के जो किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप से उसको स्वतंत्र रखा जाए। न केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका का कोई हस्तक्षेप नहीं है, और स्थानांतरण है, उनके जो पद है, वेतन और भत्ते हैं, उन सब मामलों में कार्यपालिका किसी भी प्रकार के से कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। सिर्फ साबित कदाचार और भ्रष्टाचार के आरोप में भारत की संसद के अंदर चलाए गए महाभियोग के प्रस्ताव से ही किसी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है, वरना नहीं हटाया जा सकता। उसके कार्यकाल में उसके वेतन और भत्तों में कोई कटौती नहीं की जा सकती। उसको सभी सुविधाएं मिलेंगी जो उसके लिए निर्धारित हैं। भारतीय उच्च न्यायालय की अधिकारिता, इसमें सर्वप्रथम है प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार में वो मामले आते हैं जो सीधे ही उच्च न्यायालय में शुरुआत की जा सकती है, जो मुकदमे शुरुआत ही सर्वोच्च न्यायालय से होती है। इसमें वैश्यता के मामले, अगर किसी व्यक्ति वैश्यता से संबंधित कोई भी विवाद है तो सीधा ही उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है। विवाह और तलाक, डाइवोर्स के मामले हैं, उनकी शुरुआत सीधे ही उच्च न्यायालय में की जा सकती है। कंपनी कानून है, न्यायालय की अवमानना का कोई मामला है तो अगर उच्च न्यायालय की अवमानना का मामला है तो उच्च न्यायालय में सीधे ही उसकी सुनवाई की जा सकती है। किसी एमएलए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव से संबंधित कोई विवाद है तो वो मामला सीधे ही उच्च न्यायालय में सुना जा सकता है। अनुच्छेद 226 मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला है, अगर किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन का कोई मामला है तो वो व्यक्ति अनुच्छेद 226 के अनुसार सीधे ही उच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। और इस मामले में उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है वो सर्वोच्च न्यायालय से भी ज़्यादा है। सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ अनुच्छेद 32 के अनुसार सिर्फ मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों के लिए ही रिट याचिकाएं दायर करता है, उनके ऊपर आदेश जारी करता है। लेकिन उच्च न्यायालय न केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के मामलों में बल्कि अन्य कानूनों के उल्लंघन के मामलों में भी आदेश जारी कर सकता है। या संविधान की कोई व्याख्या का कोई प्रश्न है तो वो सीधा ही उच्च न्यायालय में सुनवाई की जा सकती है और सीधा ही उच्च न्यायालय में मुकदमा इसके लिए केस उसके लिए फाइल किया जा सकता है। रिट क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 226 के अनुसार जिस प्रकार भारत का सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के अनुसार विभिन्न प्रकार की रिट याचिकाएं पर आदेश जारी करता है, उसी प्रकार अनुच्छेद 226 के अनुसार प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय है वो विभिन्न रिट पर अपने आदेश जारी करता है, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परम आदेश है और जो विभिन्न प्रकार की जो रिट्स। अपीलीय क्षेत्राधिकार में, अपीलीय क्षेत्राधिकार में वो मामले आते हैं जो अधीनस्थ और निचले न्यायालयों के शुरू होते हैं। जिला और सत्र न्यायालय, अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय के मामले वहाँ पर शुरू हुए और वो अपील के रूप में ऊपर पहुँचते हैं। एक दीवानी मामलों में वो मामले आ जाएंगे जिसमें एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा धन के प्रश्न निहित है और वो मामले सर्वोच्च उच्च न्यायालय में सुने जाने लायक हैं। या कोई कानून की व्याख्या का कोई प्रश्न है तो उच्च न्यायालय उसके ऊपर व्याख्या करने का, संविधान की व्याख्या करने का कार्य करेगा। विभिन्न प्रकार के जो एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स हैं, जो कैट्स हैं, उनके जो विभिन्न प्रकार के जो फैसले हैं उनके विरुद्ध अपील सीधे उच्च न्यायालय में सुनी जाती है। CRPC है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड है, उसके अनुसार भी फौजदारी मामलों में जो सत्र न्यायालय और अन्य न्यायालयों के द्वारा जो सजाएं दी गई हैं उसके विरुद्ध अपील न्यायालय में की जा सकती है। इसी प्रकार अगर किसी जिला स्तरीय स्तर के जो न्यायालय है उसके द्वारा अगर किसी अभियुक्त को फांसी की सज़ा सुनाई गई है तो वो फांसी पर इम्प्लीमेंट तभी होगा जब उच्च न्यायालय उसको प्रमाणित करेगा, यानी उसकी सुनवाई पहले उच्च न्यायालय करेगा। सिर्फ जिला और सत्र न्यायालय के आदेश पर ही किसी या फैसले पर ही किसी अभियुक्त की फांसी नहीं होती, वो मामला उच्च न्यायालय में जाएगा। पर्यवेक्षण करने का कार्य जो राज्य का क्योंकि भारत में एकीकृत न्यायपालिका का गठन किया गया है और इसमें पद सोपान का सिद्धांत है, यानी नीचे से ऊपर जो सभी न्यायालय हैं वो एक दूसरे के ऊपर नियंत्रण करते हैं।
तो प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय उस राज्य के अंदर आने वाले जितने भी न्यायालय हैं, सेशन जज का न्यायालय है, चाहे वो अतिरिक्त एडिशनल सेशन जज का न्यायालय है, या निचले स्तर के जो निम्न न्यायालय हैं, अधीनस्थ कोर्ट्स हैं, उन सब के कार्यों का पर्यवेक्षण करना, उनका नियंत्रण करना, उनमें नियुक्तियां करने का कार्य, न्यायाधीश जुडिशियल जो सर्विसेज हैं उनमें नियुक्ति करने का कार्य, उस सब में उच्च न्यायालय प्रमुख भूमिका निभाता है। और ये सब इसलिए किया गया ताकि उच्च न्यायालय की स्वतंत्रता को बरकरार रखा जा सके। उसके बाद अभिलेख न्यायालय, जो प्रत्येक राज्य का उच्च न्यायालय है वो अभिलेख भी न्यायालय होता है। उसने जो भी फैसले किए हैं वो एक भविष्य में किसी अन्य फैसले में साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जा सकते हैं, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है और उनका एक अपना महत्व होता है। इसके अतिरिक्त जो अभिलेख न्यायालय है उसको अपनी अवमानना करने वालों को सजा सुनाने का भी अधिकार होता है। अगर कोई ऐसा कोई कार्य करता है जिससे उच्च न्यायालय का अपमान होता है, अवमानना होता है, तो उच्च न्यायालय उसके सो मोटो एक्शन लेते हुए स्वयं ही उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर सकता है और उसे न केवल दंड देने का अधिकार है, उसको आर्थिक दंड देने का भी, उसको जेल में भेजने का भी अधिकार प्राप्त है। अगर इस तरह का दोषी कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको सजा देने का अधिकार है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा के मामले में, न्यायिक पुनरावलोकन के मामले में जो राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं उनको लगभग सर्वोच्च न्यायालय के समकक्ष शक्तियां प्राप्त हैं। भारत का सर्वोच्च न्यायालय भारत की संसद और राज्य के विधानमंडलों के द्वारा बनाई गई विधियों के ऊपर न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है। उसी प्रकार राज्य का उच्च न्यायालय न केवल राज्य के विधानमंडल के द्वारा पास की गई विधि या कार्यकारी आदेशों की न्यायिक पुनरावलोकन कर सकता है, बल्कि भारत की संसद और केंद्रीय कार्यपालिका के द्वारा जारी किए गए आदेशों पर न्यायिक पुनरावलोकन करने का कार्य कर सकता है। इस प्रकार जो भारत में एकीकृत और एकल जो न्यायपालिका का गठन किया गया है, उसके पद सोपान के सिद्धांत में जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है वो सबसे सुप्रीम है, सर्वोच्च है, और सबसे जो निचले स्तर पर है तृतीय श्रेणी मजिस्ट्रेट के न्यायालय हैं, तहसील स्तर के न्यायालय हैं, और ऊपर से जो न्यायालय है वो एकीकृत और संगठित न्यायपालिका का गठन किया गया है। उच्च न्यायालय की जो अधिकारिता, जो क्षेत्राधिकार है वो अपने आप में विशिष्ट है और कई मामलों में तो उसको सर्वोच्च न्यायालय से भी ज़्यादा अधिकारिता प्राप्त है, जैसे अनुच्छेद 226 का मामला है। थैंक यू।